हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में बात करने जा रहा हूँ कि क्यों 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 और क्यों तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री और साउथ इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आगे बढ़ती जा रही है। और ये थॉट आपके दिमाग में भी आता होगा और बहुत लोगों के दिमाग में आता है, उसके पीछे कारण क्या है। और इसके पीछे कारण मुझे जो लगता है वो सिर्फ एक ही है और वो है एरोगेंस। वो नेपोटिज्म नहीं है। अगर आपके मन में पहला सवाल ये आ रहा हो कि नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड में ऐसा हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड से ज़्यादा नेपोटिज्म तेलुगु इंडस्ट्री में है। मतलब तेलुगु इंडस्ट्री के जितने टॉप एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वही 5-6 फैमिलीज़ हैं जिसके लोग आके वहाँ पे सुपरस्टार बनते हैं और नए लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में तो फिर भी एंट्री मिल जाती है, मलयालम में मिल जाती है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जुबली हिल्स में सबने अपने बंगले बना रखे हैं और वो बहुत रिच है। मतलब मैं कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस से मिला हूँ जिन्होंने मुझे बताया है कि क्षितिज, तुम सोच नहीं सकते कि तेलुगु एक्टर्स के पास कितना ज़्यादा पैसा है। मतलब कि वो हर रोज़ नई कार खरीद सकते हैं, उसके बाद भी उनके पैसे कम नहीं होंगे। मतलब इतनी अय्याशी करते हैं उनके लड़के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग अलग तरीके के बिज़नेस है। साउथ में बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, खदान है वहाँ पे, हीरो का बिज़नेस होता है, सैंड माइनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड द रिच पीपल आर वेरी रिच इन हैदराबाद। हम लोग सिर्फ अडानी अंबानी के बारे में सुनते रहते हैं, पर भारत में अमीर लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि वो वेल्थ जो उनकी है अनअकाउंटेड है, इसलिए हमको सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। खैर, हम लोग बातें करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। मुझे लगता है कि जो मेन कारण है वो नेपोटिज्म नहीं है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डाउनफॉल का, और वो है बेसिकली अच्छा, वो ये भी नहीं है कि हमारे एक्टर्स बूढ़े हो गए हैं और इस वजह से वो सलमान, शाहरुख और आमिर खान की पिक्चरें ही लोग बार बार देखते हैं, वही सुपरस्टार बचे हैं, कोई नया सुपरस्टार आ नहीं पा रहा है। वैसा भी नहीं है, क्योंकि साउथ में आप मलयालम सिनेमा में जाओगे तो वहाँ मोहनलाल अभी तक काम कर रहे हैं एंड यंग एक्टर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब अपनी फिल्मों में रोमांस भी करते हैं 20-20, 25-25 साल की लड़कियों के साथ। ममूथी भी अभी एक्टिंग कर रहे हैं एंड ममूथी इज़ नियरली 70 ईयर्स ओल्ड। एंड इसके अलावा आप इधर जाओ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में तो कमल हासन, रजनीकांत, विक्रम, विजय, सूर्या, एवरीवन इज़ एन ओल्डी बट दे आर वर्किंग प्रिटी गुड। एंड तेलुगु इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पे चिरंजीवी भी काम कर रहे हैं और बाकी जो एक्टर्स हैं उस टाइम के वो भी काम कर ही रहे हैं वहाँ पे। चिरंजीवी के अलावा मेरे ख्याल से कोई और बचा नहीं है। महेश बाबू, पवन कल्याण, यही सब हैं जो टॉप पे हैं, वो सब काम कर रहे हैं लगातार। वो भी काफ़ी टाइम से 90s से काम कर रहे हैं, वो लोग अभी तक लगे हुए हैं। एंड एज फैक्टर इज़ ऑल्सो नॉट द मेन फैक्टर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि द एरोगेंस and the feeling of superiority, this is what is killing बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एंड जो और ख़राब हुई है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वो हुई है कॉर्पोरेट्स की वजह से। जो कॉर्पोरेट्स में लोग बैठे हैं जिनकी वजह से OTT प्लेटफॉर्म हो गया है। देखिए, यूएस में जो OTT प्लेटफॉर्म आया था वो सिस्टम वहाँ पे बहुत पहले से चल रहा था। वहाँ ऑलरेडी स्टूडियो कल्चर था, वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडियोज़ का दादागिरी रहता था। वो लोग उसी हिसाब से, मतलब वो उतनी मेहनत करते थे, स्क्रीन प्ले में सारी चीज़ें करते हैं। और वो फिल्म लाइन के लोग होते हैं जो स्टूडियो में बैठते हैं और उसके हिसाब से वो लोग अपने स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसके हिसाब से शूटिंग करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं। उनका पूरा सेटअप है। हमने इंडिया में उसको समझने की बजाय उसको सिर्फ कॉपी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने MBA इंस्टीट्यूट से लोगों को हायर करना शुरू किया। हमने क्या किया, जो मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर कंपनीज का जो मॉडल है उसको फिल्म लाइन में अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने MBA के और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के जो लोग हैं उनको हायर करके वहाँ बैठा दिया जहाँ पे क्रिएटिव लोगों को बैठना चाहिए था। एंड उनको जो कि स्टोरी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, उनको स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, तो वो ख़राब फिल्में बनाने लग जाते हैं। अब उनका जो रिसर्च है वो रिसर्च बेस करता है उनका डेटा एनालिसिस पे, तो उनके जो हाथ पैर बंधे हुए हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा से बंधे हुए हैं। तो उनको लगता है कि अगर कोई शो चल गया देन दे वुड क्रिएट मोर सिमिलर काइंड ऑफ शोज, बिकॉज उनको लगता है कि यही शायद ऑडियंस देखना चाहती है। सो एवरी टाइम समथिंग वर्क्स इन द मार्केट दे क्रिएट मोर क्लोन्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, थिंकिंग कि ये शायद वर्क करेगा, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस की स्ट्रेटजी है, हर कोई यूज़ करता है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट चल जाता है तो उसके 50 क्लोन्स पैदा हो जाते हैं, 50 कंपनियां उसी को लेके बनाने लग जाती हैं, बट उससे निश प्रोडक्ट नहीं बनता है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की खासियत ये है कि दे आर स्टिल रिसर्चिंग ऑन न्यू फिल्म्स। ट्रांस जैसी फिल्म जो फहद फाजिल ने करी थी वो बॉलीवुड में नहीं बन सकती, इवन रीमेक भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 50 तरह के इश्यूज़ हो जाएंगे, राइट विंग लेफ्ट विंग के इश्यूज़ हो जाएंगे कि ऐसा क्यों से दिखा दिया। अब ट्रांस जैसी फिल्म में वो मुस्लिम ने बनाई है और मुस्लिम एक्टर है और क्रिश्चियनिटी को मतलब एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर वाज नो एजेंडा बिहाइंड इट। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा गलत दिखाया गया, उसे वही दिखाया जो सच्चाई है, एंड देयर वाज नो इशू
दैट हैपेंड देयर। पर अगर वो बॉलीवुड में बनती तो बहुत सारे इश्यूज उठ जाते हैं कि अच्छा मुस्लिम डायरेक्टर ने जानबूझ के ऐसा कुछ करके बनाया। आई एम अगेंस्ट द इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द आर्ट। समवेयर ऑफ कोर्स आर्ट इज़ ऑल्सो बीइंग पॉल्यूटेड बाय द पॉलिटिक्स, क्योंकि बहुत सारे अभी जो फिल्म मेकर्स हैं वो पॉलिटिक्स की बातें करने लगे हैं, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग। तो दोनों को एक दूसरे से मैटर नहीं करना चाहिए। पर अगेन आर्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिक्स, तो अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमेशा से डोमिनेंस रहा है पॉलिटिक्स का आर्ट के ऊपर, और उसी की वजह से आर्ट का इजाद भी हुआ था, क्योंकि लोग अपनी बातें कह नहीं पाते थे और कहने का कोई तरीका नहीं था डायरेक्टली, तो उन्होंने उसको एब्स्ट्रैक्ट मेटाफोरिकल टर्म में कहना शुरू किया, जिसको हम लोग आर्ट कहते हैं। अब इसकी भी हिस्ट्री आप कभी पढ़ना, आपको समझ में आएगा जब आर्ट की हिस्ट्री पढ़ोगे तो कैसे ओरिजिनेट हुई। तो बेसिकली ये जो कल्चर ख़राब हुआ है ये स्टूडियो कल्चर की वजह से ख़राब हुआ है। वो जो चंद लोग हैं जो वहाँ बैठ के डिसीजन लेते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि फिल्म मेकिंग कैसे वर्क करती है। एंड अगर, और सबसे गंदी बात पता है क्या है, मैंने देखा ये कि जो कंपनीज़ हैं जो ये फिल्में बना रही हैं, उसमें अगर कोई सीईओ है या फिर अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है और वो गलत डिसीजन लेता है, मान लो वो 5-6 फिल्में फ्लॉप भी करवा देता है कंपनी की, तो उसका कुछ बुरा नहीं होता है, मतलब वो उसे कंपनी से फायर नहीं किया जाता है। 50,000 रीजंस निकाल लिए जाते हैं कि फिल्म फ्लॉप क्यों हुई थी, मतलब मार्केट ख़राब थी, लोगों ने पसंद नहीं करी, या फिर कोरोना आ गया था, या फिर ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, एक्टर के ऊपर डाल दिया, डायरेक्टर के ऊपर डाल दिया, स्टोरी राइटर के ऊपर डाल दिया। बट दे नेवर ब्लेम देमसेल्फ, दे आर टेकिंग देयर सैलरीज एवरी मंथ and they're not doing anything except listening to you, and they have no idea what kind of effort that goes into writing a screenplay. They have no idea what kind of effort it goes into making a film. They just sit there and just take the decision, and they have this right because they are from very good institutes and nothing else. और बहुत सारा nepotism वहाँ भी है, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे, वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो बहुत बड़ी फिल्म फैमिली से थे, और नेटफ्लिक्स, अमेजन, एमएक्स ने उनको उठा के अपनी कंपनी के बड़े ओहदे पे डाल दिया है। क्योंकि जब नेटफ्लिक्स, अमेजन खुला, अगर आप जाके देखोगे तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक दूसरे के सबके जानने वाले हैं। मतलब कोई किसी के साथ असिस्ट कर रहा था, कोई किसी को किसी शूट पे मिला था, अगर एक बंदे की नौकरी लग गई तो 10 लोग की और नौकरी लगवा देता है। सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द कनेक्शन, जो कि पूरा बॉलीवुड उसी तरह पे चलता है कि आप कनेक्शन के बेसिस पे पूरी सारी चीज़ें करना शुरू करते हो। अब जैसे पुष्पा रिलीज़ हुई या बाहुबली रिलीज़ हुई, यू कैन सी द हार्ड वर्क दैट गोज़ बिहाइंड इट, मतलब कितना मेहनत करके वो लोग एक फिल्म बनाते हैं। बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, बॉलीवुड में दे स्टिल डू नॉट डू दैट। मतलब वो अभी भी वो जो पिक्चरें बनाते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ की, जब आप पिक्चर बॉलीवुड में देखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ भी ऐसे विजुअल्स देखने को नहीं मिलते हैं। आपको लगता है कि पैसा गया कहाँ, तो पता चलता है जितना पैसा था, मान लो 150 करोड़ की पिक्चर है तो 100 करोड़ उसमें सलमान खान ने ले लिया था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स ऑफ इंडिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो एक्टर्स हैं उन्होंने सारा पैसा ले लिया है, तो फिल्म में तो पैसा लगा ही नहीं बेसिकली। तो जब देखने की बात आती है तो देखने के लिए फिल्म में कुछ विजुअल्स होते ही नहीं है। बाहुबली के विजुअल्स, पुष्पा के विजुअल्स, अखंडा के विजुअल्स या ट्रांस के विजुअल्स इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी फिल्में बनाई गई हैं कि आप उनको बार बार देखो तब भी आपको मज़ा आता है। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी डू नॉट हैव स्टोरीज। लाइक देर आर सो मैनी अच्छे स्टोरी राइटर्स हु कैन राइट गुड स्टोरीज, एंड they can come up with good stories, even if you're making the same story again and again, it doesn't matter. Why? Because you can treat it differently. मेरे को डेविड लिंच की बात इस मामले में बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि every story has been told but it hasn't been told by your perspective. हर एक स्टोरी बनाई जा चुकी है। जैसे एज अ फिल्म मेकर हम लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि यार ये फिल्म हमने जो स्टोरी लिख दी है वो देखी दिखाई है। हर कोई ये बोलता है ये देखी दिखाई स्टोरी, देखी दिखाई स्टोरी। नहीं, स्टोरी कभी देखी दिखाई नहीं होती है। हर डायरेक्टर का उसको दिखाने का अलग तरीका होता है, हर डायरेक्टर का उस चीज़ को प्रेजेंट करने का अपना तरीका होता है। इट्स नॉट अबाउट रीमेकिंग जो इंडिया में होती है वो बेसिकली कॉपिंग होती है। आप सीन टू सीन किसी चीज़ को कॉपी कर देते हो। अभी जैसे वो आई है लूप लुटेरा पिक्चर, मैं उसके रशेस देख रहा था, मतलब उसको बढ़ा के आगे देख रहा था। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कैमरा वर्क, कुछ फ्रेंच सिनेमा मैंने देखी थी, डेलिकेटेसन, उससे कुछ इंस्पायर लग रहा था। और बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जिससे मुझे लगता है कि लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैग्स, गाय रिची की शुरुआत की फिल्मों से भी कुछ इंस्पायर था। कुछ ब्रिटिश फिल्में हैं उसका भी कैमरा वर्क से मुझे लगता है वो इंस्पायर्ड था। एक्सट्रीम वाइड एंगल जिसमें बहुत डिस्टॉर्शन होता है उसको उससे क्लोजअप लेना, दिस इज़ वन ट्रिक दैट दे वर यूजिंग आई गेस। एंड तो मुझे लगता है कि बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आती है लूप लापत जो भी पिक्चर है वो तापसी पन्नू की। आई सॉ द फिल्म, बढ़ा के देखनी पड़ी मुझे क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था पिक्चर में, क्योंकि मैंने ओरिजिनल देखा हुआ है रन लोला रन, विच इज़ फार मोर बेटर एंड फार लेस कॉम्प्लेक्स एंड फार मोर सिंपल। मतलब वो फिल्म की स्टोरी इतनी अच्छी है कि यू डोंट क्वेश्चन एनीथिंग इन द फिल्म एंड यू जस्ट वॉच इट।
आपको अच्छी लगती है। इसमें एक्स्ट्रा कलर्स, एक्स्ट्रा फुटेज, ये सब चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत थी नहीं। वो इतनी अच्छी स्टोरी अगर उसे ऐसे ही बना दी जाती तो भी वो पिक्चर अच्छी लगती है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बना दी जाती। एंड दैट इज़ वेयर दे ऑल फॉल्ट। दे समटाइम्स ट्राई टू शो थिंग्स दैट दे, आई थिंक इसको सिंपल तरीके से ऐसे बोलें कि दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ऑडियंस, दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ऑडियंस, दे हैव देयर ओन थिंकिंग। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि दे अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की भी सबसे अच्छी बात यह है दे अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस। इवन मलयालम फिल्म दे अंडरस्टैंड देयर ऑडियंस। द फिल्म्स आर गुड, मतलब रैंडमली आप कोई फिल्म उठा के देख लो एंड इट्स अ गुड फिल्म। एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन बॉलीवुड। मतलब मैंने बहुत टाइम से जब भी कोई बॉलीवुड फिल्म देखने की कोशिश करी है, मैं बोरी हो गया उस पिक्चर को देखने से। मतलब ऐसा लगता है यार क्या ही दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लॉजिक की बात है, पर मतलब कि सब ऐसा लगता है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था फिल्म मेकिंग के दौरान, बस ऐसी शूट कर दी गई पिक्चर। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई थिंक इज हैपनिंग, दैट पीपल आर जस्ट ट्रेमेंडसली नॉट इंटरेस्टेड। अभी वो फिल्म आई थी अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ की, गुड न्यूज़। देयर वॉज नो स्टोरी इन दैट फिल्म। मतलब सिर्फ एक स्ट्रिंग ऑफ जोक्स लगा के जो यूनुस सजावल और ऐसे बहुत सारे डेविड धवन के राइटर्स और रोहित शेट्टी के राइटर्स करते हैं, वो वैसा कर देते हैं। एंड दे जस्ट डोंट वर्क ऑन दैट। वो फिल्में चल जाती हैं बिकॉज हिंदी ऑडियंस बहुत वाइड है, दे वांट टू सी देयर एक्टर्स एंड दैट इज़ वाई दोज फिल्म्स वर्क। पर ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो वर्क करती हो जस्ट बिकॉज उसकी स्टोरी लाइन गुड हो। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि स्टैटिस्टिकली दीज पीपल वर्क ऑन स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें करके वो डेटा इकट्ठा करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि थ्रिलर और क्रिमिनल पे जो पिक्चरें बनती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और वो उसी तरीके की और कंटेंट बनाते रहते हैं एंड इस लेवल पे बना देते हैं कि वो आदमी परेशान हो जाता है कि भाई साहब और कुछ कंटेंट है इनके पास देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडियन ऑडियंस हॉरर पिक्चर नहीं देखना चाहती। कॉन्जरिंग इंडिया में बहुत अच्छी लेवल पे चली थी वो पिक्चर। हम हॉरर पिक्चर देखना चाहते हैं, बट इंडिया में कोई अच्छा हॉरर फिल्म बनाता ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, दे डोंट वर्क ऑन देयर स्टोरी। व्हेन दे थिंक अबाउट हॉरर दे ऑलवेज थिंक अबाउट गोस्ट, अगली लुकिंग गोस्ट, हमेशा उसी बारे में सोचते हैं। तो जब भी यहाँ पे अगर मैं किसी को पिच करने आता हूँ कोई कहानी, तो लोग हॉरर पिक्चर को तो वैसे ही मना कर देते हैं कि हॉरर पिक्चर नहीं चलेगी यार यहाँ पे, ऐसा करके। जस्ट बिकॉज समथिंग हैजंट वर्कड इन द पास्ट डजंट मीन इट वोंट वर्क इन द फ्यूचर। आप अच्छी फिल्म बनाओगे तो वो चलेगी। एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव फिगर्ड आउट इन any field that you do, that if you keep doing something for a longer period of time, you become very perfect in it, you become very good in it, and over the time you develop something which helps you in becoming successful in that particular thing. अब वो राइटिंग हो, वो फिल्म मेकिंग हो, या फिर वो ब्लॉग मेकिंग हो, या फिर वो बुक राइटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, आप कोडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, you if you keep doing it for a longer period of time, you are going to become very successful in that. So these are my views on why Telugu film industry, Tamil film industry, and Malayalam film industry are much better than Bollywood film industry, because the arrogance is very high and I think they should change, and that is why this is happening कि बहुत सारी फिल्में रीमेक हो रही हैं। मतलब तेलुगु फिल्में रीमेक हो रही हैं, तमिल फिल्में रीमेक हो रही हैं। So what these filmmakers are doing, they are choosing a very safe path टू वॉक ऑन। सो वो एक फिल्म है जो सक्सेसफुल हो जाती है बहुत दूसरी लैंग्वेज में, उसको चूँकि जाहिर सी बात है उसे हिंदी लैंग्वेज के लोग नहीं देख पाते, हिंदी बेल्ट के लोग, तो उसको रीमेक करना इज़ अ वेरी ईजीएस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी उनके पास होती है, सक्सेस की ऑलरेडी होती है, तो आपको पता है कि स्टोरी वर्क करी है ऑडियंस के साथ। सो आप उसको बनाते हो, आप उसको रीमेक करते हो। जो सक्सेस रेशियो है उन फिल्मों का जो रीमेक हुई है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफकोर्स वो पिक्चरें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे वर्क करी हैं, तो जाहिर सी बात है एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसका फेज़ अल्फ़ा फेज़ पास हो चुका है। तो बीटा फेज़ में तो आपको पता है कि क्या क्या गलतियाँ आप सुधार भी सकते हो उन सब चीज़ों को, एंड दैट इज़ वाई दे आर डूइंग दिस थिंग। एंड अल्लू अर्जुन की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि अल्लू अर्जुन ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि उससे पूछा कि आप सर किस बॉलीवुड फिल्म का रीमेक करना चाहते हो या किस बॉलीवुड फिल्म के रीमेक में काम करना चाहते हो। एंड ही सेड, उसने बड़े अच्छे तरीके से बोला था कि मतलब मैंने आज तक किसी रीमेक में काम नहीं किया और मैं आगे भी नहीं करूँगा, पर ये जो प्राउड फीलिंग है कि ये जो वर्किंग ऑन न्यू स्टोरीज या रिस्किंग ऑन न्यू स्टोरीज, ये बॉलीवुड के किसी हीरो में नहीं है, किसी में गट्स नहीं है एक अच्छी फिल्म देने का। सबको पता है कि सलमान की फिल्में क्यों वर्क करती हैं, शाहरुख की फिल्में क्यों वर्क करती हैं। जब भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है तो वो एक्सपेरिमेंट क्यों वर्क नहीं करता है, उसके पीछे मैं भी आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि कई बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं, अगर आप सेट पे जाओगे, किसी ऐसे डायरेक्टर को जब चूज़ करते हैं जो कि नया है और उसने छोटे एक्टर के साथ काम किया पर सक्सेसफुल फिल्में दी हैं, तो जब वो एकदम से बड़े एक्टर के साथ काम करने लगते हैं तो वो
उनको उनसे उस तरह से बात नहीं कर पाते जिस तरह से ओपनली उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑरा जो है ना वो इतना बड़ा हो जाता है। लाइक अमिताभ बच्चन, कमल हासन या रजनीकांत के सब आप के साथ जब आप काम करोगे तो वो आपको सर सर करके बात करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। पर कुछ स्टार ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो आप कितने भी बड़े डायरेक्टर हो वो आपसे बदतमीजी से ही बात करेंगे। मतलब बदतमीजी क्या कि वो आपको दिखा देंगे कि आप उनके सामने तो छोटे ही हो, जिसकी वजह से आप उनको कुछ सेट पे बोल नहीं पाओगे, आप उनको एक टेक से 2 टेक बोलने के लिए बोल नहीं पाओगे, और वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आई थिंक दिस, आई डोंट नो वेदर दिस विल चेंज और नॉट, बट द थिंग इज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लीडिंग फिल्म इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिया, एंड बहुत जल्दी मतलब वहाँ के जो स्टार्स हैं वो यहाँ पे डोमिनेट भी करने लग सकते हैं, हो सकता है वहाँ आगे फिल्मों में काम भी करने लगे। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, बेसिकली दैट विल बी ट्रू डेफिनेशन ऑफ एन इंक्लूसिव इंडिया, जहाँ पे हर स्टेट के लोग हर जगह काम कर रहे हैं। इट्स ऐसा तो नहीं है कि तेलुगु इंडस्ट्री इंडिया के बाहर की जगह है, ऑफकोर्स यहीं का वो है, बट देयर हैज़ टू बी सर्टेन काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन टू मेक गुड फिल्म्स, एंड विच इज़ लैकिंग इन बॉलीवुड, which is what I feel. So these are my views on this particular topic. I hope you liked it. If you liked it, do let me know. If you didn't like it, also do let me know. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. Bye bye.